मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस आज आपके लिए लेकर आई हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का टेस्ट पेपर सोल्यूशन। तो इसका जो टेस्ट पेपर है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में 2 दिन से ये ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी घूम रहा होगा। आप में से कुछ बच्चों को मिल चुका होगा, बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, बाकी कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा। हो सकता है कि ये वीडियो ही सीधे देख रहे हैं और लग रहा है कि अरे 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 टेस्ट पेपर आ गया है ना, ऐसी कंडीशन भी होगी। तो अगर ऐसा है कि आप वो अरे रे 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 वाली स्टेज पे हो तो अरे रे रे करते हुए रुक जाना थोड़ा, और टेस्ट पेपर को पहले ढूंढना है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको ले लेना, डाउनलोड करना, और पहले एक बारी टेस्ट पेपर को अच्छे से देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, कि आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, क्या छोड़ सकते हो, क्या लिखना है, कहाँ पे आंसर मिलेगा। वही टेक्निक जो अभी तक मैं आपको बताते आ रही हूँ। साथ ही साथ आपको अभी आंसर राइटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बहुत अच्छे से मिल गया होगा, है ना। तो आपको वो आंसर राइटिंग वाला वीडियो भी देख लेना है। उससे आपकी आंसर राइटिंग, अगर आप उन तरीकों को फॉलो करोगे तो बहुत हद तक सुधर जाएगी, है ना। मतलब आप कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा उस तरीके से, अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे पेपर को तो ठीक है। तो मैंने कुछ टिक्स चीजें उसके अंदर डाली है, और बाकी साथ साथ में वीडियोस, जो चैप्टर के वीडियोस आते हैं हमारे, उसमें भी मैं आपको बताते रहती हूँ। इंपॉर्टेंट ये है, कुल मिलाकर आंसर राइटिंग अगर सुधारनी है तो प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आंसर लिखने की, वहां एग्जाम टाइम पे रहेगा कि यार ये आंसर, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है ना, इसका आंसर मेरे को मालूम है। जब वो चीज़ रहेगी ना आपको, तो आप आसानी से आंसर अपना लिख पाओगे, ठीक है। नहीं तो नहीं लिखा हुआ रहेगा कभी, या नहीं अचानक से कोई अलग सा ही क्वेश्चन, जो कि बहुत कम ऐसा होता है, मोस्टली जो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। तो आपकी ज़रूरत क्या है आपको, कि आप ये जो भी सारे टेस्ट पेपर आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ रही हूँ, ये सारे के सारे आप सॉल्व कर लो। इसके अंदर ना आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाहर हद ही हद किस्मत खराब रही तो फिर अगर कुछ गया तो गया, नहीं तो बस इन्हीं को थोड़ा बहुत कुछ कन्वर्ट करके या कुछ अलग सा ऐसे करके पूछ लेंगे, बाकी कुल मिला के रहेंगे यही, है ना। तो आप कोशिश यही करो कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके, इतनी प्रैक्टिस करो, बढ़िया से बन जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है, ये वाला टेस्ट पेपर भी है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं, है ना। तो इनको अच्छे से कवर कर लेना, बता दे रही हूँ मैं, अच्छे से कवर कर लेना, बढ़िया से बन जाएगा। और साथ ही साथ में अभी आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो रीडिंग आप लगा रहे हो इस पॉइंट पे आके, उस रीडिंग में आपको हर पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हर टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये खुद से ही सोचना है और खुद ही से आंसर निकालना है। बात करें पहले क्वेश्चन की, है ना, अपना एग्जाम लेना है खुद से, खुद का ही एग्जामिनर बनना है। जितने क्वेश्चन खुद से कवर कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ना। आपने यूजुअली ऐसे सुना होगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर टीम, ऐसे कर करके आपने ये चीज़ें सुनी होगी, है ना। ट्रांसपेरेंसी वर्ड आपने सुना होगा कई बार। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है ना, कि सामने वाले को भी क्लियर रहे कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक। जैसे कि अभी यहाँ पर इस टर्म में क्या है ट्रांसपेरेंसी का मतलब, इस टर्म में ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें करती है, किस तरीके से कर रही है, बजट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करी है, पैसा कहाँ कहाँ पे लगा रही है, सही तरीके से लगा रही है, नहीं लगा रही है ना। तो हम जनता को ये अधिकार है कि हम उनसे पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, है ना। ऐसे ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझो तो क्या होता है ना, कि जैसे कोई सी चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है तो उसमें क्या होता है, आर पार दिखता है, इधर उधर, मतलब कि क्या है, क्लियर है कि पीछे भी क्या चल रहा है ना। तो यही चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट, है ना। अगर हमको लग रहा है कि डिसीजन करेक्ट प्रोसीजर से लिया है, नहीं लिया है, हमको लग रहा है कि हो सकता है ना लिया हो, हमको अंदर से ऐसा लग रहा है कि हमको पता लगाना है, तो हम बिल्कुल आसानी से पता इसको लगा सकते हैं। शी हैज़ द राइट, और ही और शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। कोई भी बंदा, सिटीजन में, भारत के नागरिक अगर आप हो, तो आप गवर्नमेंट में किसी भी चीज़ को पता कर सकते हो, ये आपका पूर्णतः अधिकार है। आप PIL लगा दो, आप कोर्ट में फाइल कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप पता कर सकते हो कि कौन बंदा गवर्नमेंट में किस तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही तरीके से प्रोसीजर ला रहा है, नहीं ला रहा है, क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंसी में आप अपने ये 2 पॉइंट लिखोगे, बढ़िया आंसर आपका समअप हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पॉइंट्स है ना, मैंने बताया कि छोटे पॉइंट हो तो
4 पॉइंट लिखना 2 नंबर में, और बड़े पॉइंट्स हो, इतने बड़े अगर पॉइंट हो तो 2 पॉइंट ही लिखना 2 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्लियर है ना। व्हाट इज द वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है, मतलब कि बाकी सब में फिर भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं इससे बेटर दूसरी है, इससे बेटर ये है ना, लेकिन ऐसा कौन सी चीज है डेमोक्रेसी के अंदर कि इसको देख के हमको लगता है कि नहीं इसमें तो कोई तोड़ ही नहीं है डेमोक्रेसी का, है ना। तो मैंने आपको तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का यही बताया कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि आपको लिखना क्या है ना। ऐसे में अगर क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है ना तो हिंदी का मतलब सेम ही निकलता है दोनों तरफ, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये हिंदी मीनिंग वाला तो मैंने आंसर लिख रखा है पहले से, अब इसको वो घुमा के ऐसा नहीं ज़रूरी कि इसी शब्दों में पूछेंगे, वो अपने शब्द बदल के कुछ और तरीके से पूछ सकते हैं, कोई सिचुएशन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब जब यही निकलेगा तो आपका आंसर भी आसानी से निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए ज़रूरी है हर स्टेप को फॉलो करना कि पहले इंग्लिश में पढ़ना, फिर हिंदी में कन्वर्ट करना, फिर हम क्या करते हैं एग्जाम में एनसीईआरटी में ढूंढ रहे होते हैं अपना आंसर, है ना, कि कहाँ मिलेगा। तो अभी आंसर हमको कहाँ मिलेगा? अपना जो पहला टॉपिक है ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। तो जो एक पेज है, 2 पेज के ऊपर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है आपका, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक है आपका। तो जो दूसरा वाला पेज है ना, जहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, वहाँ पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात की हुई है। वो एक पैराग्राफ ही शुरू होगा जहाँ पे ये सीधी की सीधी लाइन दी हुई है, बट देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या अदर अल्टरनेटिव्स। तो क्या है? लेजिटिमेट, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो, है ना, भले स्लो हो सकती है, कम एफिशिएंट हो सकती है, पर ठीक है हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती या क्लीन नहीं हो सकती, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा क्या है? लोगों की अपनी सरकार है। वहीं जो दूसरे ऑल्टरनेटिव है वो लोगों की अपनी सरकार नहीं है, वो अपने अपने हिसाब से बनी हुई है। राजा बना हुआ है मोनार्की में, कोई डिक्टेटर बना हुआ है तो अपने हिसाब से उसने पावर गेन की है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर लिया है ना। जनता की सरकार नहीं है, उनको मानना पड़ रहा है जबरदस्ती। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? जनता की अपनी सरकार है, हम लोग चूज करते हैं। तो जब हमको कुछ भी गड़बड़ लगती है ना कि यार इसमें ऐसा नहीं है, यार वैसा नहीं है, फिर हमको मन से ही लगता है कि यार चलो ठीक है बाकी सब भी नहीं है तो क्या है, चुना तो हमने, तो हमको वहाँ सेटिस्फैक्शन हो जाता है, हमारा ट्रस्ट बना होता है ना। तो हमारा ट्रस्ट बना होता है उस पर, दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए खूब भयंकर वाला सपोर्ट है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? छोटे पॉइंट्स है तो आप इनमें से 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, 3 यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि अगर आप एक आध पॉइंट भूल गए तो 2 पॉइंट तो एटलीस्ट आपके कवर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे याद तो तीनों पॉइंट ही कर लो, इतना भी लिख दोगे तो नंबर आसानी से मिल जाएंगे आपको। अगर एक आध पॉइंट भूल गए तो फिर 2 पॉइंट लिख देना, है ना। तो इसको समझ लो बढ़िया से कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और ये यहाँ पे आप पहली इंट्रोडक्टरी लाइन ये भी लिख सकते हो, the one aspect in which democratic government is certainly better than its other alternative is being a legitimate government, है ना। पहली लाइन वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट से लिख देना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये स्लो हो सकती है, कम एफिशिएंट हो सकती है, हमेशा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिव ना हो या क्लीन ना हो, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अपनी जनता की सरकार है। इसी कारण से डेमोक्रेसी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में ओवरवेलमिंग यानी कि भरपूर सपोर्ट है ना। समझ आया आंसर क्या लिखना है? अब इसके अलावा आप सोचो गलती कैसे कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या लिखोगे, है ना। गलती की गुंजाइश तब रहती है जब हमको लगता है कि इसके अलावा ये नहीं, यहाँ तो ये आंसर आना चाहिए, पर यहाँ तो और कोई आना ही नहीं चाहिए, है ना, यही आंसर आएगा, तो इसके अलावा तो कुछ सोचना बनता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये वेरी शॉर्ट में इतने हैं, ठीक है, छोटा चैप्टर है ना ये, तो वेरी शॉर्ट में मुझे ये 3 क्वेश्चन लगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, व्हाई इज इट सो, है ना, या फिर इज इट सो, क्या ऐसा है? तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव है, या फिर डिलेज होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो क्या वाकई में ऐसा है? तो हाँ ऐसा है,
ये लाइन सबसे पहले लिखना, इट इज ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स कैन बी क्विक एज दे डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज इन पब्लिक ओपिनियन। सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी को लेते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जिसमें कोई मोनार्क हो या कोई डिक्टेटर हो या कोई सी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब उसमें क्या रहता है, उन लोगों को अपने दिमाग में जो भी उनका डिसीजन आ रहा है वो अपना डिसीजन थोप देते हैं जनता के ऊपर। अब वो जब खुद को, जैसे मुझे कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, किसी ने कह दिया या फिर मैं कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से ही मेरा घर चलेगा हमेशा और बस मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, तो बस मेरे पास में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं फट से डिसीजन लूंगी और सामने वालों के ऊपर थोप दूंगी। अब हो सकता है कि मैं कोई सा पहलू भूल जा रही हूँ या कोई सा पहलू नहीं देख पा रही हूँ कि यार इससे इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर क्योंकि मैंने सिर्फ अकेली ने डिसीजन लिया है तो मुझे जो सही लग रहा है वो डिसीजन लेके मैंने थोप दिया। अब उसे भले किसी को भी प्रॉब्लम हो, है ना, भले कोई कितना ही सफर कर रहा हो। ये किस में होता है? नॉन डेमोक्रेटिक में। वहीं अगर आप डेमोक्रेटिक में लो, है ना, तो डेमोक्रेटिक में क्या कंडीशन रहती है कि मान लो भले मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अब मैं इधर शिफ्ट हो जाती हूँ, है ना, अब भले मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या प्रेसिडेंट हूँ या एमएलए हूँ या एमपी हूँ, तो अब अगर कोई इशू आया डेमोक्रेटिक में तो मुझे, अब मान लो कि फिर से मैं फैमिली हूँ और अब मैं डेमोक्रेटिक में हूँ, है ना, तो मुझे क्या करना है, अब सभी लोगों के साथ में हम लोग डाइनिंग टेबल पे मस्त बैठक बिठाएंगे कि भैया ये मुद्दा है। फिर लेडीज़ डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बताएंगी कि अच्छा ये इस चीज़ पे किया जा सकता है, हम लोग को इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगेगा अच्छा हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं, सही बात है, इसको मद्देनज़र रखा जाएगा। जेंट्स डिपार्टमेंट अपना इशू रखेगा, सोचेंगे हाँ यार ये चीज़ भी सही है, इनका भी ध्यान रखा जाएगा। बच्चों का कुछ बोलेंगे कि नहीं नहीं एजुकेशन में ये चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखा जाएगा, है ना। अब इन सब में क्या है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। देखो पिछले वाले में क्या है, फट से डिसीजन आ गया, लेकिन ये वाले में क्या है, थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन जो डिसीजन आया वो सबके हिसाब से आया। समझ आ रही है बात? अब जो डिसीजन लिया जाएगा ना, भले ये धीरे आया, थोड़ा सा समय लगा इसमें, धीरे आया, लेकिन ये जो डिसीजन आया है ये कुछ इस तरीके से आया है कि अब बढ़िया होगा भैया, अब इससे किसी को नुकसान तो होना नहीं है, बस इसको फटाफट से इम्प्लीमेंट करना है। वहीं जो पहली वाली जगह थी वहाँ पर डिसीजन ले तो जल्दी लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का भी नुकसान दे सकता है लोगों को। समझ आई बात? तो अब यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये लिख देना है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, वो लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं और उनको किसी के लिए बॉदर नहीं होना पड़ता, है ना, कि उनको असेंबली में जवाब देना है या मेजॉरिटी ओपिनियन का ध्यान रखना है या पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखना है, ऐसा कोई लोड उनको होता नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, वो क्विक डिसीजन दे देते हैं। पर डेमोक्रेसी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बातचीत, सारी चीजें होनी चाहिए। आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, ये सारी बातें सब कुछ होती है, इसके बेसिस पे होता है, इसलिए डिले जो है वो होना जायज़ है। डिले क्या है, वो होना जायज़ है, वो होंगे, लेकिन एक बार अगर आ गया या ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर द डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। ठीक है, डिसीजन आ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? आंसर लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। पहले मैंने अच्छे से आपको समझा दिया और पॉइंट्स आपको ये लिखने हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में हमने क्या समझाया कि नॉन डेमोक्रेटिक में क्या प्रोसेस रहता है, दूसरे में हमने क्या समझाया कि डेमोक्रेटिक में क्या प्रोसेस रहता है, तीसरे में हमने उसको कंक्लूड कर दिया। ठीक, क्लियर है? तो आंसर आपका सम अप हो जाएगा। शॉर्ट आंसर है, इतना तो लिखना पड़ेगा, और मैं कह रही हूँ इससे थोड़ा बहुत कुछ और इसके आसपास आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth, then why have we accepted democracy as a form of government? जाहिर सा क्वेश्चन है, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम आंकड़ों को देखें, कुछ आंकड़ों को देखें, कुछ ईयर्स के आंकड़ों को देखें, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि जो व्यावसायिक ग्रोथ होती है और जो विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो डिक्टेटरशिप में ज़्यादा अच्छे देखे गए हैं एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब एक कंट्री
जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है और दूसरी कंट्री जहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा हुए एज कम्पेयर टू दिस कंट्री। तो फिर हमने डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया हुआ है? हमको तो डिक्टेटरशिप अडॉप्ट कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है और अच्छे समझा देती हूँ। देखो, लाइफ में कभी भी क्या होता है ना कि हमको जब एक तरफ पैसा और एक तरफ इज्जत, मान सम्मान, फ्रीडम की बात हो ना, तो कितना ही हो हम ज़्यादा हद तक फ्रीडम, मान सम्मान और इन सारी चीज़ों को ही चुनेंगे। क्योंकि पैसा दे दिया बहुत सारा, अब आपके पास में फ्रीडम ही नहीं है उसको यूज़ करने की, आपके पास में फ्रीडम ही नहीं है आपकी लाइफ जीने की, आपके पास में फ्रीडम ही नहीं है घूमने फिरने की या उस पैसे को यूज़ करने की। तो वो पैसा आपके लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रहेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। वहीं आपके पास में फ्रीडम है सब कुछ करने की है, तो आज आपके पास में फ्रीडम है, पैसा नहीं है, तो आप पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो ये अंतर है। हमने डेमोक्रेसी को क्यों चुना है? क्योंकि भले से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आपको एक बंदे की सुननी है जिसको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हो सकती है। सिटीजन से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको ये लेना देना है कि मेरी बात कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वहीं डेमोक्रेसी में हर चीज़ हर किसी इंसान के हिसाब से होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी को चूज़ किया है। साथ ही साथ में ये जो डिफरेंस भी देखा गया है ना, काफ़ी नेग्लिजिबल देखा गया है, मतलब थोड़ा ही आगे है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत पीछे है ना, थोड़ा ही कुछ आगे उनका देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, ये सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिक्टेटरशिप है इसीलिए डिक्टेटरशिप में देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिक्टेटरशिप है इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा है। समझ रहे हो आप दोनों चीजों का मतलब, शब्दों को पकड़ पा रहे हो, है ना। तो वो कारण नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है कि उस कंट्री में आगे हो या डेमोक्रेटिक या डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन कारण ये नहीं है। कारण किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का होता है कि उसके दूसरे कंट्रीज़ के क्या संबंध है ना। साथ ही साथ में उन्होंने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या क्या रखी हुई है, सोशल रीजनल डाइवर्सिटी कैसी है, कितनी पॉपुलेशन है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सिर्फ आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं डिसाइड कर सकते, इसीलिए हमने डेमोक्रेसी को चूज किया। समझ आई बात? तो 3 पॉइंट लिख देना। सबसे पहला क्या पॉइंट लिखना है आपको कि ये जो दोनों में अगर हम देखें अंतर, देखो 3 पॉइंट बेसिकली आपको क्या निकालने हैं। एक तो ये कि नेग्लिजिबल है ना। दूसरा ये कि ये जो अंतर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्टेटरशिप के होने से आ रहा है, काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तीसरा ये कि हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, फ्रीडम वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वरीज। सबसे पहले तो ये पॉइंट भी लिख दो, जरूरी है कि ये एक चिंताजनक विषय है ना। पर ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है, ये विषय तो चिंताजनक है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसी के कारण हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। हमने रिजेक्ट नहीं किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहले तो कंट्री साइज, population, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by countries, etc. Also the difference in rates is also negligible, ठीक है। इसलिए हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट। क्लियर है? लिख लोगे आंसर, कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ना। ये हमको क्या करना है, रीज़न देना है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा है कि मतलब जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट है, लेकिन हाँ प्रिंसिपल के नाम से तो परफेक्ट है, क्योंकि वो हमको क्या करती है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ना। अब जनता को देखना है कि ये सारी चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या अडॉप्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है क्योंकि इक्वलिटी को प्रमोट करती है लोगों के बीच में, है ना। जैसे कि अगर आप डिक्टेटरशिप मोनार्की में देखोगे तो फिर उन लोग को ना कुछ एक कम्युनिटी पसंद होती है, फिर वो उनके हिसाब से ही काम करते हैं, उन्हीं का ध्यान रखते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को फिर वो बैकवर्ड कर देते हैं या फिर मार देते हैं। कई बार तो हमने जेनोसाइड्स भी देखे हैं कई सारी कम्युनिटीज़ की, है ना। आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, आप सारा कुछ पढ़ के आए हो, ठीक। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको हर सिटीजन में इक्वालिटी बनाने की कोशिश की जाएगी, एनहांसेस डिग्निटी ऑफ
इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ कम्युनिटी बेसिस पे नहीं, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी, भले आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो, आपका अपना एक सम्मान है। अगर आपकी डिग्निटी को कोई भी हर्ट करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, ठीक है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी सुधरती है। हालांकि डिले होते हैं, लेकिन जब सारे लोग मिलकर डिसीजन लेके आते हैं तो वो क्वालिटी तो सुधर के आती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक मेथड प्रोवाइड करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो मतभेद है ना, उनको रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ में इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, एक कमरा देते, वहाँ बैठ जाओ और अपनी मिस्टेक करेक्ट कर लो, ऐसा नहीं। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक मतलब जैसे मान लो कि किसी ने कुछ गलती की, कोई छोटा है या फिर किसी भी बंदे ने कुछ गलती की, कोई क्राइम कर दिया या फिर कुछ भी गलत काम कर दिया। अब उसने वो गलत काम क्यों कर दिया? क्योंकि उसको समझ नहीं थी सही गलत की, है ना। उसको ऐसा लग रहा था कि इससे मेरा फायदा होगा या फिर हो सकता है मेरी पोजीशन बढ़ जाए, मैं बड़ा गुंडा बन जाऊं, ऐसे कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, तभी उसने जो भी है क्राइम वो वाला किया, ठीक है। अब उसको क्या है, सुधारा जा सकता है। पहली बार में उसको फांसी की सजा देना गलत है, ठीक है, कि सीधे ही उसको फांसी पे लटका दो, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत बड़ा क्राइम है, उसमें तो फिर देनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो आप उसके अंदर सीधे फांसी की सजा, चोरी कर ली तो फांसी की सजा नहीं दे सकते, है ना। हो सकता है उसको पैसे की ज़रूरत हो, काम नहीं मिल रहा हो, किसी ने परेशान कर दिया हो इसलिए वो चोरी करो, तो अब उसको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि भाई ऐसी सिचुएशन में चोरी नहीं की जाती, है ना। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, ठीक है, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको एक टर्म की सजा दी जाएगी। अब वो जब जेल में दिन काटेगा अकेले, बिना किसी से मिले, सूखा पुका खाए, अपने कपड़े धोएगा, अपने बर्तन साफ करेगा और जेल में अलग अलग काम करेगा, बाकी सारे लोगों को भी जेल में बैठते हुए रहते हुए देखेगा, तो उसको अपनी जीवन का एहसास होगा कि ये कितना अमूल्य है ना, कितना हमको इसको अच्छे से चलाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी है, नहीं काटनी है। अच्छी बातें भी की जाएगी वहाँ पर, है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई जाती है यूजुअली, तो वहाँ पर क्या है, उसका थोड़ा सा ब्रेन ठीक होगा, फिर वो बाहर आके हो सकता है अच्छा बंदा बन के आए। अब मान लो बहुत सारे लोग नहीं भी बन के आते बाहर आके और फिर वो रिवेंज लेते, बदला लेते, तो फिर उनको जेल में पटक दिया जाता है वापस से फिर वो सड़ते रहो भले से, फिर हमको ठीक नहीं करना तुमको, अब तुम सड़ते ही रहोगे, है ना। फिर वो लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है ना। लेकिन काफ़ी हद तक रूम्स दिए जाते हैं फॉर इम्प्रूविंग द मिस्टेक्स और फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये कारण है, इसलिए हमने डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, बट वी हैव सीन दैट वुमेन आर नॉट गिवन द नीडेड रिस्पेक्ट इन रियलिटी। गिव योर ओपिनियन। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपको एक वुमेन के टर्म्स में आ सकता है, साथ ही साथ में आपको शेड्यूल्ड कास्ट या फिर हाँ जो लोअर कास्ट है उसके टर्म्स में भी आ सकता है, या फिर कास्ट इनइक्वालिटी करके जो टर्म है वो लिखी जाएगी और उसके टर्म्स में भी आ सकता है, क्योंकि आपको ये दो दिए हुए आपकी किताब में, है ना, सोशल अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बात लिखनी है, पहले तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। डेमोक्रेसी एक रूम प्रोवाइड करते, सॉरी, डेमोक्रेसी जो है वो फ्रीडम और डिग्निटी प्रोवाइड करता है हर सिटीजन के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वुमेन को जो मच नीडेड रिस्पेक्ट है या डिग्निटी है वो नहीं मिलती है ना। तो फिर इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन बताओ, भले वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो पर वो नहीं मिलती हुई देखते हुए हम आए हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कास्ट इनइक्वालिटी हो गया या फिर वुमेन प्रॉब्लम्स हो गई, ये सालों साल से चली आ रही हैं, ठीक है, मतलब जड़ों में दिमाग में फंस चुकी हैं लोगों के। तो अब उसको अचानक से, और फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही, अब उसको अचानक से ठीक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि ये प्रिंसिपल देता है कि आपको लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। अब जैसे वुमेन है, उसको कोई परेशानी हो रही है, कोई उसकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, रोज प्रताड़ित कर रहा है ना। तो अब वो वुमेन जब तक प्रताड़ित हो रही है तब तक हो रही है। अब मान लो किसी दिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी रोल प्ले करेगी। वो उसको लॉ के तहत एक क्या देगी, बेस देगी, फाउंडेशन देगी, ताकत देगी, सहारा देगी कि वो उसके सहारे, उन प्रिंसिपल्स के सहारे अपना केस लड़ सकती है ना, और खुद को आगे बढ़ा सकती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकती है, और भी ऐसी औरतों की मदद कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे जैसे एक बार रियलाइज हो गया कि नहीं मेरे को इससे बाहर निकलना है, मेरे को कुछ करना है, तो फिर डेमोक्रेसी यहाँ पर मदद करेगी, ठीक है। वहीं अगर आप दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखोगे तो वहाँ पे तो भले आप प्रताड़ित होने के बाद में आपको रियलाइज भी हो रहा है
है कि नहीं मेरे को कुछ करना है, तो फिर आप वापस बैठ जाओगे कि नहीं करना, मार ही खानी पड़ेगी, क्या करें, कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। और फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो वहाँ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि राजा ही रहेगा। उधर डिक्टेटर में भी जो डिक्टेटर है वो भी मेल ही देखने को मिलेगा अधिकतर। वुमेन्स तो थोड़ी सी सहानुभूति वाली होती है ना, ऐसे पे नहीं दिखेंगे आपको वुमेन्स, ठीक है। तो वहाँ पर तो अपनी बात रखना और भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, ठीक। लेकिन डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा है कि आपको प्रिंसिपल काफ़ी अच्छे दिए, ठीक है। अब जनता के ऊपर है कि उसको कैसे इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है और कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है, ठीक है। समझ आया। तो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड, सबसे पहले ये लिखना जरूरी है, मोस्ट सोसाइटीज, ठीक है। अधिकतर सोसाइटी, सिर्फ इंडिया में ऐसा केस नहीं है, सारी सोसाइटीज। आप यूरोप में पढ़ के आए हो, फ्रांस का पूरा आप पढ़ के आए हो, जर्मनी वगैरह, मतलब यूरोप तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ा ही है पूरा का पूरा ही। उसमें भी हमने देखा कि वहाँ तो वोटिंग राइट, समान अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी वुमेन्स को तो काउंट ही नहीं किया। इंडिया में तो चलो फिर भी ये अच्छा है कि शुरुआत से ऐसे मेल फीमेल की बात ही नहीं हुई, वोटिंग राइट्स मिले तो सभी को इकट्ठे मिले, ठीक है। एजुकेशनल राइट्स मिले तो सभी को इकट्ठे मिले, हमको अलग से वुमेन्स को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वहाँ पर तो वुमेन्स को भी अलग से लड़ने की जरूरत पड़ी, पहले मेल्स को मिले, फिर अब वुमेन ने अपना रिवॉल्यूशन शुरू किया, फिर उनको मिले, तो वहाँ तो और भी हालत बदतर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था कि हम लोगों ने समझा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज है वर्ल्ड की, वो मेल डोमिनेटेड रही है ना, मतलब जो पुरुष प्रधान समाज जो है वो हमारा रहा है, ठीक है। तो वुमेन जो है वर नॉट ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, है ना। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, एक बार प्रिंसिपल समझ लिया, वुमेन को समझ में आ गया कि मेरे को इस चीज का सहारा है, इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सपेक्टेबल लीगली एंड मॉरली। एक बार उसको लग गया कि नहीं मेरे साथ जो हो रहा है गलत है, इसके अगेंस्ट मेरे को अपना कदम उठाना है, तो वो अपना स्ट्रगल उठा सकती है ना, और फिर आगे बढ़ सकती है और लीगल उस चीज को ले सकती है, ठीक है, और अपना सहारा बना सकती है, अपना काम जो है वो निकाल सकती है। समझ आया। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी काम करेगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What are the two conditions in order to achieve accommodation of social diversity? ठीक है, दो कंडीशन बताएं जिससे कि सोशल डाइवर्सिटी को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था कि वहां पर तो डेमोक्रेसी थी, फिर वो लोग क्यों सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर पाए, तो वहां पर इसलिए नहीं अकोमोडेट कर पाए क्योंकि गलती वो ये कर रहे थे कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो उनकी बात मान रहे थे। देखो, एक मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि ए कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है, सी कम्युनिटी है, ए कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, बी के थोड़े मीडियम है, सी के थोड़े कम है ना। मतलब कम्युनिटी गिनती में बात कर रही हूँ, जैसे कि अब मैं ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती आपको, ऐसे ही दे देती हूँ ABC के हिसाब से कि ABC है, ठीक है, ABC है, और गिनती में मैं बता रही हूँ, है ना, कि ये जो लोग हैं, ए कम्युनिटी के लोग हैं ये ज़्यादा हैं, बी कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़े से कम है, और सी कम्युनिटी के सबसे कम है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब श्रीलंका में वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग ए कम्युनिटी की बात मान रहे थे, ठीक है। ऐसे में क्या हो रहा था, बी और सी निग्लेक्ट हो जा रहे थे, क्लियर है। लेकिन अगर सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सोशल डाइवर्सिटी पहली बात तो क्या होती है कि सामाजिक रूप से जो इतनी भिन्नताएं हैं, यानी कि जैसे अपने यहाँ पे देखो तो सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके के, है ना। तो इन लोगों को अगर सोशली अकोमोडेट करना है, मतलब साथ में रख के अगर चलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कि कोई एक कम्युनिटी, जैसे मान लो इंडिया में हिंदू लोग ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो ऐसा क्या कि फिर हम हर चीज़ में हिंदू लोगों की सुने, है ना, तो फिर बाकी सारी कम्युनिटीज तो रह जाएंगी, उनका तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, फिर वो लोग आगे आएंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो गलत होगा। ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। करना क्या है कि जैसे ए कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है, सी कम्युनिटी है, नंबर में अभी भी चीज़ सेम है, लेकिन करना क्या है कि इनसे पूछो आपका क्या मत है, तो ये मत बताएंगे कि हाँ हम ये चाहते हैं, इनसे पूछो तो ये बताएंगे, इनसे पूछो तो ये बताएंगे, फिर मिल के जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यानी कि मेजॉरिटी ओपिनियन, मतलब इनको अलग अलग मत लो, इनको समझो कि ये सारी की सारी एक ही जनता है ना, ये सारी की सारी एक ही जनता है। इसमें से क्या कर दो, ये जो एरोज हैं इनको हटा दो, ठीक है। अब क्या कर दो, ए बी सी को साथ में कर दो। अब ये मत सोचो कि ये सारी अलग अलग कम्युनिटी है, अब इनसे पूछो कि ये क्या चाह रहे हैं,
है ना, सारे के सारे क्या चाह रहे हैं, फिर जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसको मानो। तो ये ओपिनियन जो बनेगा ये मेजॉरिटी ओपिनियन बनेगा। समझ आ रही है ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मानना जरूरी है, इसको मैं अभी और डिटेल में बताती हूँ। देखो 2 पॉइंट लिखने हैं, बेसिकली 2 कंडीशन है, दोनों पॉइंट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी को 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि इट इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, मतलब जो गिनती में नंबर में जो ज्यादा जनता है उसकी बात सुन के नहीं रूल करना है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी, मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ में काम करना पड़ेगा, है ना, मतलब उनकी भी बातों को समझना पड़ेगा कि ये भी रह रहे हैं भाई, जनता है, ये भी देश में ही है, इनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये निगलेक्ट हो जाएंगे, है। जैसे कि एक फैमिली होती है नॉर्मल सी, देखो देश और आगे इंटरनेशनल सब कुछ एक, आप हर चीज को ना एक फैमिली की तरह सोचा करो कि जैसे एक फैमिली है, अब उसके अंदर दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, बुआ होती हैं, है ना, मासी होती है, मासी तो चलो ठीक है उधर होगी, बुआ होती है, बच्चे होते हैं, है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है ना, जब कोई सी भी चीज़ करनी होती है, कोई फंक्शन प्लान करना होता है, कुछ करना होता है, तो उसमें आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी एक को छोड़ दोगे, बोलोगे कि नहीं नहीं सिर्फ हम तो मेल्स ही मेल्स रहेंगे, बाकी लोगों को नहीं रखेंगे या नहीं करें, ऐसे नहीं चलता। आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज आप मेल्स जा रहे हो पार्टी करने, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि फीमेल्स को भी आप किटी पार्टी करके जाने दो, फिर बच्चों की भी बैच पार्टी है तो उनको भी जाने दो, है ना। तो सब लोगों का फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनके ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। भले से मेजॉरिटी में ज़्यादा हो मेल्स, ठीक है, लेकिन अगर माइनॉरिटी में है वुमेन्स, बच्चे जो है वो गिनती में कम में दिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबके मतों का ध्यान रखना है, ठीक है। तभी आप सारे लोगों को, फीमेल्स, चिल्ड्रन, मेल, सबको अकोमोडेट कर पाएंगे, बुजुर्ग, यंग, बच्चे, है ना, सारे चीज सभी लोगों को अकोमोडेट कर पाओगे। सेम गोस फॉर देश, सेम गोस फॉर वर्ल्ड। समझ आया, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम फालतू ही कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं, है ना। हम फैमिलीज को लेकर तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ जाते हैं, कंट्री की बात होती है तो पता नहीं कहाँ हम बीच में हमारी लीक हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट ओपिनियन क्या है, रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। यही चीज वही मैंने पूरा एक ही साथ में कंक्लूड कर दिया था उसको, कि रूल बाय मेजोरिटी का मतलब जो मेजॉरिटी मत है उसका रूल होना चाहिए, ना कि मेजॉरिटी के जो लोग हैं या मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी है उसका रूल हो। क्लियर है, बहुत इजी है ना ये चीज। तो बस यही कहना चाह रहे हैं, ये 2 ओपिनियन को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। यहाँ पे मेजॉरिटी का 2 मतलब है, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे और एक बार ये सुन लोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या 2 मतलब निकल के आ रहे हैं। क्लियर है, दोनों ओपिनियन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे प्रोड्यूस करती है, अकाउंटेबिलिटी कब आती है, जब रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, है ना, ओपन डिस्कशन हो सारे मेजर इशू पे या सारे लॉज पे, लेजिस्लेशन मतलब सारे लॉज पे। इफ अ डिसीजन वाज नॉट टेकन थ्रू करेक्ट प्रोसीजर, वन कैन फाइंड इट थ्रू व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज प्रोवाइडेड। तभी गवर्नमेंट क्या रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी, यानी कि उत्तरदायी रहेगी। जब भी आप कोई चीज़ पूछ रहोगे उनसे या फिर कोई चीज़ आप बोलोगे कि अच्छा आपने ऐसे किया नहीं किया, तो फिर वो आपको बताएंगे। तो वो चीज़ क्या है, अकाउंटेबिलिटी इसी तरीके से आती है। और वो अकाउंटेबिलिटी कब रहेगी, जब फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी से होगा। दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कब होती है, जब वो जनता की डिमांड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करें। जैसे जनता को ये ज़रूरत है तो फिर वो चीज़ करे, ये ज़रूरत है तो फिर वो चीज़ करे, है ना। तो वो कब फॉर्म होती है, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोगों के ही हों, ठीक है। तभी तो वो समझ पाएंगे कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। These representatives discuss the problem of society and make policies and programs accordingly. वो सोसाइटी के दिक्कतों को देखते हैं, समझते हैं, फिर उन दिक्कतों के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से, उनके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना के। The representatives also ensure that the programs are implemented, quality decisions are also made, है ना। अब अच्छा मेरे को ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे ना अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट में गड़बड़ कर जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर क्या लिखना है। तो देखो अकाउंट
अकाउंटेबल गवर्नमेंट में तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में लिखना और ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट में आपको क्या लिखना है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जो आपकी ज़रूरतों के लिए रिस्पॉन्ड करे, है ना, मतलब आपने कुछ मांगा और वो रिटर्न में आपको कुछ रिस्पॉन्स दे, वही गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, रिस्पॉन्सिव। तो वो गवर्नमेंट कब रिस्पॉन्सिव होती है, तो उसमें आपको क्या लिखना है कि लोग जब इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझ के हमारे लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आएंगे। क्लियर है, यही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की मदद से तो हमारी मदद होगी, है ना, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना हमारी ज़रूरतों को, तो ये चीज़ आपको क्या लिखनी है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट में लिखनी है ना। बाकी लाइंस तो मैंने लिख दी है, वो तो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसीज फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दे आर लेजिटिमेट। लेजिटिमेट भी क्या होता है, लेजिटिमेट होना मतलब ट्रस्ट होना, ठीक है। अब ट्रस्ट कब होता है, जब वो कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, है ना, नियमों के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं नियम तो नहीं तोड़ रहे हैं ना, नियम से तो चल रहे हैं ना, जो नियम हमने बनाए हैं, हमारे लोगों ने बना के गए हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे, उसको अगर ये लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो सही होगा, है ना। तो हमारा क्या है, भरोसा बना हुआ है, ठीक है। तो ट्रस्ट कैसे आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग फॉलो करते हैं इसलिए लेजिटिमेट है ना। लॉज ऑफ कंट्री आर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन इवन टू द गवर्नमेंट मेंबर्स। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिटीजन के लिए गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, ऐसा भी नहीं है ना, तो गवर्नमेंट मेंबर्स के लिए भी है। ऑल्सो द पीपल हैव द पावर टू एलिमिनेट पार्टीज दे आर नॉट हैप्पी विद इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ट्रस्ट और स्ट्रांग हो जाता है जब हम अपने हिसाब से इलेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, और हटा भी सकते हैं, है ना। हमको लग रहा है कि यार नहीं जम रहा है, हमने गलती कर दी, इनको इलेक्ट करके अब अगले में हटा देंगे, तो बस आप उनको हटा भी सकते हो। क्लियर है, तो ये क्या है आपके लॉन्ग आंसर्स, है ना। क्लियर है, इतना समझ में आया, काफ़ी इजी पीजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर मेनली है नहीं, है ना। और चीज़ हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। 2 क्वेश्चन और है, ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, इन दोनों को ध्यान से अच्छे से कर लेना। सैम्पल पेपर से कई बार आते हैं, वापस से मैंने इसमें डाले, 2-1 बार देखोगे तो याद रह जाएंगे। आप में से अगर किसी बच्चे ने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया है, वीडियो बनी हुई है, उसको ज़रूर से सॉल्व कर लेना, तरीका पता चल जाएगा आंसर लिखने का, प्लस उसमें से भी क्वेश्चन बैठ जाते हैं कई बार, फिर ऐसा लगता है अरे यार ये तो किया ही नहीं, है ना, तो वो भी कर लेना। और इस चैप्टर के 2 मैं यहाँ पर भी डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, है ना, कि डेमोक्रेसी के लिए क्या है, एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट, खुले दिल से साउथ एशिया के लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, है ना, कि हम तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रखेंगे। तो ऐसा क्यों, है ना, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो साउथ एशिया वाला कौन सा रीजन है, पहले तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। एशिया है, अब एशिया में एक नॉर्थ वाला पार्ट होगा, साउथ वाला पार्ट होगा, तो साउथ मतलब नीचे वाला पार्ट। अब एशिया के नीचे वाले पार्ट में कौन सा दिखता है, इंडिया दिखता है ना, एकदम नीचे इंडियन ओशन में जाता हुआ, ठीक है। तो वो एशिया, साउथ एशिया वाला पार्ट, अब इंडिया के आसपास के जो भी है वो सारे क्या है, साउथ एशिया में लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि चाइना हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे नेशंस क्या है, सदर्न साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी के लिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, मतलब बहुत लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए। तो क्यों ऐसा है, सबसे पहले तो ये जो सारी कंट्रीज है ये सब डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड है मतलब विभिन्न कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहकर बसे हुए, ठीक है। तो बहुत सारे जब लोग अलग अलग तरीके के बसे होते हैं ना, तो फिर इन लोग को जमता नहीं है, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट ये कर नहीं पाते। अब ऐसे में अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, मोनार्की या कोई सी दूसरी आ जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, और अकोमोडेट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो जो भी बंदा है वो तो अपने हिसाब से ही काम कर रहा है, फिर जनता अलग लड़ मर रही है, तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, जब अलग अलग तरीके के लोग हैं तो इनको एक फाउंडेशन चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, कि अगर कोई मेजॉरिटी वाला हमको परेशान करता है या फिर हमको हमारे रिलीजन नहीं फॉलो करने देता, तो फिर हम उसको लीगली उस चीज़ से लड़ सकें, है ना, और अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें और अच्छे से रह सकें, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। तो वो प्रिंसिपल्स कहाँ से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी से मिलते हैं। क्लियर है, तो ये आंसर आपको कुछ इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहला तो साउथ एशियन कंट्रीज आर डाइवर्सिफाइड, कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल, यहाँ के लोग डेमोक्रेटिक राइट्स चाहते हैं फॉर पीपल। कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय देमसेल्व्स, उनको ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा अपने मन से आए और हमारे यहाँ राज करने लगे, वो चाहते हैं कि हर समय पे वो क्या करे, समय समय पे अपने इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें। साथ ही साथ डेमोक्रेसी ही ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है और डिस्कशन और नेगोशिएशन के ऊपर बेस्ड है,
है ना, बातचीत के ऊपर बेस्ड है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला है तो भूल मत जाना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। क्लियर है, तो बस ये आंसर अपना लिख दो, मेन पॉइंट्स है ना, बन जाएगा आंसर बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि अपना ही सपोर्ट खुद से ही गेन करती है ना। तो इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ऐसा क्यों, तो देखो डेमोक्रेसी अपने आप से ही अपना सपोर्ट कैसे गेन कर लेती है, तो वो सपोर्ट कुछ इस तरीके से गेन कर लेती है कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं लोग उससे काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहते हैं, है ना। तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि भले ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, पर ठीक है, इलेक्ट तो हमने ही की है ना। कम से कम ये तो है एट दी एंड कि हमने, देखो जब भी लाइफ में आप चॉइसेस लेते हो, है ना, आप कोई से भी चॉइस ले रहे हो, आपके करियर चॉइस, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो लाइफ में, अगर वो डिसीजन आपके ऊपर कोई दूसरा थोपेगा ना, तो आपको मन में हमेशा ये रहेगा कि यार मैंने उनकी बात मानी, देखो ये गड़बड़ होगी, उनकी बात मानी तो ये गड़बड़ होगी, तो आप पूरी लाइफ लोगों को ब्लेम ही करते रह जाओगे। वहीं अगर डिसीजन आपके अपने रहेंगे ना, खुद से आपने डिसीजन लिए होंगे, तो आपको ये रहेगा कि अच्छा गलती हुई, इसको इस तरीके से मैं सुधारूंगा, चलो मैं अगली बार इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। आप दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे, है ना, और आपको भरोसा रहेगा कि नहीं डिसीजन जो भी है मैंने लिया है, सही है या गलत है, मेरा अपना डिसीजन है ना। तो यही चीज़, इसी कारण से डेमोक्रेसी का क्या है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बन जाता है, और यही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी डिसीजन को इंश्योर करती है, डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करती है, जो कि प्रोसीजर और नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। साथ ही साथ में लोगों को हक मिलता है कि वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसीजर को एग्जामिन कर सके, मतलब देख सके कि सही से चल रही है नहीं चल रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ये तो है ही। ऑल्सो लोगों के पास में हक होता है कि वो अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं, है ना। वही ये सारे पॉइंट्स यही दिखा रहे हैं कि लोग चॉइस रखते हैं, चॉइस इज ऑफ द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। हम आसानी से आरटीआई फाइल करके या फिर कुछ भी दर्ज करके, है ना, आरटीआई दर्ज करके हम देख सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि फंक्शनिंग किस तरीके से करी है, कहाँ पे कौन सा बजट यूज हुआ है, कौन सा काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट्स रन बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, लोगों की अपनी सरकार है और वो लोगों के द्वारा ही रन की जाती है, तो बस अपने आप सपोर्ट जनरेट हो जाता है। क्लियर है, यही पॉइंट आपको लिखने हैं इसके अंदर। पॉइंट्स बिल्कुल भी मिस मत करना, लॉन्ग आंसर में इतने पॉइंट्स तो चाहिएंगे ही। अगर आप इस तरीके से पॉइंट लिख रहे हो तो 5 या 6 पॉइंट होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप वो ऐसे पॉइंट 1 और ऐसे सब हेडिंग कुछ है छोटी सी, तो फिर और 3 पॉइंट बन रहे हैं ऐसे सब हेडिंग वाले, तो फिर इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है, इलेबोरेट करना ज़रूरी है, तभी आंसर लॉन्ग आंसर का बन पाएगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे याद आएंगी, तो प्रैक्टिस से बनेगी। मैंने बहुत सारे लमसम क्वेश्चन करवाए हैं आपको, एकदम गिनेंगे ना हम लोग तो बहुत ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर चैप्टर सारी चीज़ों को मिला के हम पूरा कवर करते हुए चल रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए, है ना। अब आपका काम है इन चीज़ों को यूज में लाना। अब आपके पास में सब कुछ परोसा हुआ है, अब आप खाओगे नहीं उस चीज़ को तो फिर फ़ायदा मिलना नहीं है ना। तो आपको उस चीज़ को खाना तो पड़ेगा अपने हाथ से तोड़ के, आप उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब तोड़ भी दिया है हमने तो कोर रख दिया आपके आगे, अब आप खा लो बस उसको, है ना। तो सारी चीज़ें, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उसके आंसर क्या होंगे, पॉइंट्स क्या लिखने हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, सब कुछ है आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक भी है, सारा कुछ है, वन शॉट भी है, चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है ना। अब थोड़ा तो पढ़ना अपनी तरफ से पड़ेगा। ठीक है, बन जाएगा, इतना कर लोगे सब बन जाएगा। क्लियर है। हिंदी मीडियम चैनल भी मैग्नेट ब्रेन्स का बन चुका है, आसानी से देख सकते हो। किंडरगार्टन से 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एकदम 100% फ्री। हम 2 चैप्टर 2 वीडियोस दिखा के आपसे कोई पैकेज या सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करते। क्यों नहीं करते, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ एक्सेल कर सको। और साथ ही साथ में अब जो है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हम आपको परेशान करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि आपको पढ़ना है, तो वहाँ पर भी हमारे नोटिफिकेशंस कंटिन्यू आते रहते हैं कि आपका कौन से क्लास में से क्या अब वीडियो रिलीज होने वाला है, तो आप अपडेट्स वहाँ से भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा और कई कम्युनिटी पोस्ट से भी मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना हो, कम्युनिटी पोस्ट से भी मिल जाएगा, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी, है ना। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, मिलते हैं अगले